टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये आज आपका डे 2 है। तो जो नए हैं मैं बता देता हूँ, ये मौका बहुत गोल्डन है आपके पास। मैं आपको केवीएस पीआरटी की तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें मैथ और साइंस को डेली क्लास दे रहा हूँ। मैथ में MWF NCERT और TTS क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं। इसमें हम MWF क्या कर रहे हैं, NCERT, और TTS हम क्या कर रहे हैं, इस NCERT से पढ़े हुए क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है, डे 1 में हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपको कराया था, जिसमें कि मैं आपको कहां तक करा चुका था, न्यूटन सेकंड लॉ तक। ठीक है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ तक के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब अरेंज करके रखे हैं, एक एक करके कराते हैं और आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है ना। तो मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, ये अब देखना है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन कब, जब आप इसको समझोगे। एन इंजन ऑफ कार कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, एक्सेलरेशन कितना है 4। देखो, न्यूमेरिकल करने का ना एक अलग तरीका होता है। न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है, कहानी वहानी ना भी पता हो, आप पहले लिखते रहो क्या क्या दे रखा है। इफ दिस कार इज ड्रैगिंग अनदर कार ऑफ द सेम मास, मतलब एक कार थी, इसका एक्सेलरेशन था 4, आगे दूसरी एक और कार है, उसका भी मास इसके बराबर है। अब कितना इसे एक्सेलरेशन लगा पाएगी, अब दिमाग लगाना। देखो, लॉजिकली भी सोच सकते हो, वैसे भी, वैसे करते चलो। इसका फोर्स कितना होगा, ए कितना है 4, तो फोर्स हो जाएगा 4A। यानी कि इस कार में 4A का फोर्स था। अब ये कार इससे टकराएगी और इसे ड्रैग कर रही है, ड्रैग मतलब खींचते हुए ले जा रही है। यानी कि फोर्स तो 4A ही खींच के ले जाएगा, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, बस पहली वाली कार, दूसरी तो पता ही नहीं है। अब इनका नया जो मास आ गया वो कितना हो गया इस पूरे सिस्टम का, 2m। क्यों? क्योंकि उसका भी m तो इसका भी m। तो F इक्वल टू ma, a इक्वल टू F/m। F हमारे पास 4A है और m की जगह 2m, और a की जगह क्या था, पहले दिया था 4, a की जगह 4। अच्छा, a की जगह 4 तो 4m हो गया है ना, 4m। a की जगह 4 तो 4m, तो यहां पे क्या है 4m, m से m कटा 2। तो अब कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा 2। और लॉजिकली भी सोच सकते थे कि अगर दोनों का मास इक्वल है तो एक्सेलरेशन इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 4 का आधा क्या हो जाएगा 2। लेकिन हमने लॉजिकली नहीं सोचना, हमने क्या करना है, फॉर्मूले से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट अ रेस्ट। बॉडी किसमें, रेस्ट में, तो U हो जाता है 0। जब भी बॉडी एट रेस्ट दे रखा हो तो U को 0 रखना है। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर, और टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड। मास बताओ, तो F का फॉर्मूला क्या होता है, ma। A तो दिया ही नहीं है तो निकाल लेंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², एक इक्वेशन होती है। U 0 है तो हटाओ, S कितना है 10, A आपको नहीं दिया, T कितना है 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4/5, तो A आ जाएगा 4/5। तो F का फॉर्मूला ma, देखते रहना। F कितना है 100, M कितना है नहीं पता, A कितना है 4/5, 4 से जाएगा 25, 25 पंजे 125। अभी ऐसा होगा कि अभी आप इन सब चीजों को ध्यान नहीं देगा, बाद में सोचोगे ऐसा कहां मिल जाए कंटेंट कि आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम इज एट रेस्ट।
तो मास उसका है 3 किलोग्राम, वो रेस्ट में मतलब u0। नाउ अ 6 न्यूटन फोर्स, तो F आ गया 6 न्यूटन, टाइम है 3 सेकेंड, V पूछ रहा है। देखो मैंने यही कहा, फिजिक्स में ना आपको ये वेरिएबल पता चलने चाहिए, मतलब ये टर्म पता चल जानी चाहिए कि क्या दे रखी है, फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। हमने क्या पढ़ा, F का फॉर्मूला ma, F कितना है 6, m कितना है 3, a कितना है v माइनस यू बाय टी, तो v बराबर 6, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6। अ बॉक्स ऑफ मास 5 किलोग्राम, मास है 5 किलोग्राम, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ इतना, ठीक है ना। तो u दे रखा है 10, क्योंकि दो ही स्पीड होती है, एक u होती है एक v होती है, जो पहले देगा u, जो बाद में देगा v। अ स्टॉपिंग फोर्स पूछ रहा है कि उसे रोक देगा, रोक देगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0। कॉमन सेंस अप्लाई करो, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और आप उसे फोर्स लगा के रोक दोगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0, और टाइम कितना लिया 2 सेकेंड। तो फोर्स पूछ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा है, फोर्स बराबर ma न्यूटन सेकेंड लॉ, वैसे होता है dp बाई dt है। इसको हमने ये प्रूफ किया था लास्ट क्लास में, अगर आपको पता हो। तो F की वैल्यू m कितना है 5, और A का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। आप चाहो तो A पहले से सेपरेटली निकाल लो, वरना ये रख दो v माइनस यू बाय टी, आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। अभी जो माइनस है ना, माइनस इसलिए है क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स किसे कहते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोके। यहां खुद कह रहा है स्टॉपिंग फोर्स है, तो आंसर आ गया 25। क्योंकि आप इसे या तो ऐसे लिखो -25 न्यूटन, या फिर ऐसे लिखो 25 न्यूटन स्टॉपिंग फोर्स, या फिर रिटार्डिंग फोर्स, दोनों का मतलब सेम होता है। मैंने कहा आपके बैंक अकाउंट में -1 लाख है, और मैंने कहा आपके पास 1 लाख का कर्जा है, तो दोनों स्टेटमेंट सेम इंफॉर्मेशन शो करती है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, ये भी कराऊंगा, इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये भी दिखाना चाह रहा हूं, ऐसा एक और भी है, मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है ना। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, अगर मुझे नहीं आता होता, कई लोग ये सोचे, तो मैं इसे रखता ही नहीं इसमें, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनना, मैं आपको पहले दिन क्या कहा था कि ये सबसे जरूरी बात है कि क्या करना और क्या छोड़ना है। जब ये समझ आएगा तभी मजा आएगा, ठीक है ना। तो अभी ये नहीं करना, क्यों, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ तक ही कराया मैंने, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ तक ही कराया, तो उसमें नहीं आता। ये वाला क्वेश्चन भी देखो, वो कह रहा है एक मास ऑफ केवल इतना, देखो एक मास है 2000 किलोग्राम का, व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल। अब इस ऑब्जेक्ट को कौन खींच के रख रहा है, तार या रस्सी खींच के रख रही है केबल। इस ऑब्जेक्ट का बॉडी वेट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, जिसे कहते हैं mg, और ऊपर की तरफ कौन खींच रहा है, टेंशन। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ये केवीएस पीआरटी का सिलेबस है ही नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, अपने आप को अलग साबित करने के लिए, क्योंकि अगर मैंने एक पढ़ा दिया तो दो साबित करने के लिए कई लोग इस लेवल की चाल चलेंगे, और वो आपके लिए घातक होगी। ये पूरी जिंदगी नहीं आएगा, चाहे जितना करवा लो केवीएस पीआरटी में। क्यों नहीं आएगा, जिसको थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज है मैं बता देता हूं। एक टॉपिक होता है एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, कि एक आदमी लिफ्ट में खड़ा हुआ है वेटिंग मशीन के ऊपर, लिफ्ट नीचे जा रही है या फिर लिफ्ट ऊपर आ रही है। तो जब भी लिफ्ट नीचे या ऊपर की तरफ जाती है तो उस आदमी का बॉडी वेट चेंज होता है। और चाहो तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक लिफ्ट में खड़े हो उस वेटिंग मशीन के ऊपर, लिफ्ट को नीचे ऊपर करो, आपका वेट चेंज होगा। और आपको पता है
यही वेट चेंज जो होता है, यही झूले में जब हम बैठते हैं, राउंड अबाउट या सीसॉ कोई सा भी हो, उसमें भी जब हम ऊपर नीचे जाते हैं तो हमारा बॉडी वेट वेरी कर रहा होता है, और उस बॉडी वेट वेरी करने की वजह से जो हमें सेंसेशन होता है वही हमें डर या फिर थ्रिल देता है, ठीक है ना। तो आई होप जिसने साइंस पढ़ी होगी उसे पता होगा एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट वाला कंसेप्ट है, लेकिन केवीएस पीआरटी के लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है। लेकिन मैंने तो 9th क्लास का ही कंटेंट निकाला, लेकिन उसमें भी ये दे रखा है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अब आ चुके हैं, जैसे बायजूस वगैरह है, कोई से भी ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, कुछ अलग दिखाने के लिए, इनके लिए अच्छा है क्योंकि ये आईआईटी जेई वगैरह की तैयारी करा रहे हैं, तो ये फाउंडेशन क्रिएट करवा रहे हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस M1 M2 आर इनिशियली एट रेस्ट, ये M1 है, ये M2 है, ये भी मूव नहीं कर रहा था, ये भी मूव नहीं कर रहा था। इफ फोर्स F एक्टिंग ऑन बोथ द बॉडीज फॉर टाइम T, इसको भी फोर्स F लगा, इसको भी फोर्स F लगा, इसको भी टाइम T के लिए लगा, इसको भी टाइम T के लिए लगा, देन विच क्वांटिटी विल बी इक्वल फॉर बोथ द बॉडीज फॉर आफ्टर टाइम T। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इसने ये क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये क्लियरली मेंशन कर रखा है कि दोनों के जो मासेस हैं, दोनों के जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट है। इस बात को ध्यान रखना, अगर दोनों के एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, वो ये मेंशन करके, मतलब ये गिवन कंडीशन है आपके पास कि दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि फोर्स मैंने सेम टाइम के लिए लगाया, उसके बाद फोर्स सेम टाइम के लिए लगाया और दोनों इनिशियली रेस्ट में थे, तो उसके बाद आपको यह बताना है कि इन सब का कौन सी चीज सेम रहेगा टाइम T के लिए। तो मैं पहले ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। ओके, तो ऑप्शन आपके पास देख लिया आपने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला मौका आपको देते हैं कि सोचो, आपको देते हैं कि सोचो कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, इमेजिन करना कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा ऑब्जेक्ट है, आपने इसको भी 10 न्यूटन का फोर्स दिया, इसको भी 10 न्यूटन का फोर्स दिया, क्या दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे? नहीं, तो पहला गलत। एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। पहले इसको देख लो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv²। तो जब दोनों का मास ही अलग है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। तो आंसर है मोमेंटम, आंसर है मोमेंटम। अब बच्चा ये हैरान हो जाता है जिसने साइंस बैकग्राउंड जरा भी ना पढ़ा हो कि ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या। तो समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सुनते रहना, एफ का फॉर्मूला dp/dt पढ़ा था आपने, अब देखते रहना यहां से डीपी, यही मैं बता रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ तो आपने सबने पढ़ा है, उसका इंप्लीमेंटेशन किस लेवल तक जा सकता है ये देखने वाली बात है। तो यहां से डीपी किसके बराबर आ जाएगा? एफ डी टी। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। और आपको पता है दोनों में फोर्स और टाइम सेम है, दोनों के लिए फोर्स सेम है और टाइम सेम है, और मोमेंटम का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम हो गया। और अगर फोर्स और टाइम दोनों के लिए सेम है तो दोनों का क्या सेम होगा? मोमेंटम। इस लेवल के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, समझे? 11th के नहीं, 9th के ही क्वेश्चन, लेकिन जिनका कंसेप्ट क्या हो, बहुत डीप हो। और वो आप नहीं ढूंढ सकते जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का है या फिर जो अभी स्टूडेंट फेज में है, और वो कौन ढूंढ सकता है? एक टीचर, और हम ढूंढ के दिखाएंगे। ये भी लिफ्ट वाला केस है, मुझे तो सारे केस पता है, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं करना, जानबूझ के डाला मैंने ताकि आपको समझ आ जाए, लिफ्ट वाले नहीं करने। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, अभी तो बताया, dp/dt किसके इक्वल है? अप्लाइड फोर्स के, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कह रहा बॉल कैच करते समय जो फील्डर है वो अपना हाथ पीछे की तरफ करता है, ऐसा क्यों करता है?
जब वो बॉल कैच करते समय अपना हाथ पीछे की तरफ करता है तो वो क्या कर रहा होता है, बॉल की वेलोसिटी को धीरे धीरे कम कर रहा होता है, ताकि पी का फॉर्मूला एमवी होता है। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम, यानी कि जितनी तेज की वेलोसिटी होगी उतनी तेज की उसके हाथ में लगेगी, और वो नहीं चाहता उसके हाथ में लगे, तो धीरे धीरे अपना हाथ भी पीछे करता है बॉल के साथ, ताकि उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज करे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे स्लो डाउन करे, ताकि ताकि उसका इंपैक्ट जो हो ताकि उसका इंपैक्ट जो हो वो कम हो जाए। ठीक है ना? तो अगर मैं यहां से ढंग से देखूं, आंसर देखो कौन सा लॉ है। अब आप कहोगे तो अजीब सी बात हो रही है, तो सुनना, फोर्स का फॉर्मूला डीपी बाई डी टी। अगर मैं टाइम को बढ़ा देता हूं तो फोर्स कम हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं टाइम को बढ़ा देता हूं तो फोर्स कम हो जाएगा। ये लॉजिक समझने की कोशिश करना। तो ऐसा कोई सा भी केस जहां पे टाइम बढ़ जाता है वहां फोर्स कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सॉलिड सरफेस पे गिरते हो, किसी सॉलिड सरफेस पे जब आप कूदते हो, गिरते हो, तो जब आप सॉलिड सरफेस पे गिरे, तो जिस मोमेंट पे आप इसको टच करें, सॉलिड सरफेस को, उस पे गिरे मतलब, तो टाइम पीरियड बहुत स्मॉल होता है। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टी। अगर डी टी बहुत स्मॉल होगा तो उसका इंपैक्ट बहुत हाई होगा। वही अगर आप सैंड में या फिर किसी सॉफ्ट सरफेस पे कूदते हो तो होगा क्या, वो सरफेस पिचकेगा, थोड़ा सा धसेगा, जिससे क्या होगा, ये टाइम पीरियड जो है, अगर सॉलिड होता तो यहीं पे टाइम पीरियड मिल जाता, लेकिन जब वो इंपैक्ट उस पे गड्ढा करेगा, पिचकेगा, तो वो टाइम पीरियड इंक्रीज कर देगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज करते उसके फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा। एक और एग्जांपल, बाइक में, कार में जो सॉकर सस्पेंशन होते हैं स्प्रिंग जैसे, वो क्या काम करते हैं, जब ब्रेकर आता है तो ब्रेकर जो भी फोर्स गाड़ी को देता है वो गाड़ी स्प्रिंग के थ्रू हम तक पहुंचाती है, लेकिन स्प्रिंग या वो सॉकर होने की वजह से वो टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका इंपैक्ट हम तक बहुत कम पहुंचता है। और ये किसने बताया था? न्यूटन सेकंड लॉ। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। अगर ये आ जाए तो मैं गारंटी हूं कि बहुत बच्चे इसे गलत कर देंगे। इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड मास हाफ, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट डबल, फोर्स को डबल कर दिया, मास को हाफ कर दिया, एक्सेलरेशन का रेशो, तो पहले एक्सेलरेशन कितना होगा, F इक्वल टू एम ए बराबर एफ बाई एम। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, F की जगह 2F, ए की जगह m बाई 2, 2 ऊपर चला गया। मान लो ये पहला एक्सेलरेशन A1, ये दूसरा एक्सेलरेशन A2, ठीक है ना? अब उसने रेशो बोला है ना, और जब भी मेंशन ना कराओ कि किसका किससे रेशो, तो A1 को पहले को ऊपर रखते हैं, दूसरे को नीचे, F बाई एम डिवाइडेड बाई 2F बाई 2M, सॉरी 2F बाई 2M, मतलब 2 ऊपर चला गया, 4, M से M गया, F से F गया, आंसर आ गया 1/4। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा रेशो वाला। वो मोमेंटम का भी आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी का भी आ सकता है। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, देखते हैं कितने लोग। और मैं कह रहा हूं जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आज, वो न्यूटन सेकंड लॉ जो है, न्यूटन सेकंड लॉ जो है, F इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और वी कैन से F इक्वल टू एम ए, सिर्फ यहीं से है, ठीक है ना? चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो, एक का मास मान लिया 5 और दूसरे का मास मान लिया 6, x भी मान सकते हो क्योंकि रेशो में x मान लेते हैं। पहले की वेलोसिटी है 1, दूसरे की वेलोसिटी है 2। अब y मान लो इसके साथ, वैसे जनरली आप 1 2 भी मान लो, मैथ नहीं है, फंसोगे नहीं। दोनों के मोमेंटम का रेशो, पहले वाले का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास है 5, वेलोसिटी है 1। दूसरे वाले का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी 6 गुणा 2, दोनों का रेशो, तो आंसर आ जाएगा 5/12 इज अवर आंसर। समझ आ गया? गुड। होमवर्क है। फ्रिक्शनलेस क्यों कह रहे हो, बता रहे हो? क्वेश्चन समझना, फ्रिक्शनलेस इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा,
और अगर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो उसका डाटा भी देगा। लेकिन क्लास नाइन्थ में फ्रिक्शन फोर्स के न्यूमेरिकल नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एनसीईआरटी में। बाकी एचसी वर्मा करो या बहुत सारी बुक्स और करो तो उसमें डेफिनेटली दे रखे हैं। क्वेश्चन करने हैं, मैं फ्रिक्शनलेस का मतलब बता रहा हूं कि फ्रिक्शनलेस क्यों दे रखा है। तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए और देखते हैं कौन कौन करता है। और कल हमारा चलेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कल का बता देता हूं क्या क्या करना है हमने साइंस में। हम करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ, हम करेंगे कोलिजन, हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और उसके बाद जो 4th क्लास होगी ये डे 3 का हो जाएगा, और जो 4th क्लास होगी उसमें हम करेंगे इसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। और फिर जो इसकी 5th क्लास होगी उसमें हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 5 या 6 क्लास में चैप्टर ऐसा हो जाएगा कि आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा। लेकिन ये मुझ पे नहीं डिपेंड करेगा, इट विल प्योरली डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि मैं बस सिखाऊंगा क्या है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन करना सिर्फ आपने होगा।